बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले हिस्से में हमने देखा था, अभी हम उसी के ऊपर हमारा जो वीडियो का मौजू है कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं। हमने देखा था कि सनअती इनकलाब से पहले तालीम की कितनी अहमियत थी और कौन कौन से तबकात तालीम हासिल करते हैं। अब हम आते हैं सनअती इनकलाब की तरफ। अगरचे सनअती इनकलाब जो है वो 18वीं सदी के अंदर यानी 1700 कुछ के अंदर इसको शुमार किया जाता है, लेकिन सनअती इनकलाब अचानक नहीं आ गया। इसकी बजाय अगर हम देखें तो इसकी बुनियाद जो है या जड़ जो है वो रेनेसेंस या निशात सानिया थी, जब यूरोप के अंदर बेदारी का जज्बा पैदा हुआ और यूरोप जो है वो डार्क एजेस से, और जब यूरोप डार्क एजेस से बेदार हुआ और उसने देखना शुरू कर दिया। अब यूरोप के अंदर जो बेहतरीन काम ये हुआ या आला काम ये हुआ या जो उन लोगों ने काम किया वो ये किया कि उन्होंने इदारे कायम करने शुरू कर दिए। उन इदारों के अंदर रिसर्च का काम होता था। जैसे सबसे मशहूर इदारा जो है जहाँ पे तालीम और तहकीक का काम होता था, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो तालीम का काम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में होता था, जबकि तहकीक के लिए एक अलहदा से इदारा बनाया गया जिसका नाम रॉयल सोसाइटी था। और इस रॉयल सोसाइटी के अंदर इंतहाई नामी ग्रामी लोग रहे। उन्होंने अपनी बहुत सारे इजादात और दरियाफ्तें की। उनमें सबसे मशहूर तरीन नाम न्यूटन का है। न्यूटन रॉयल सोसाइटी का सरबराह बना और न्यूटन की सदारत के दौरान ही पहली दफ़ा बिजली के बारे में तजर्बे किए गए। अब इन तजर्बों के नतीजे में बिजली के पैदा करने का आगाज़ हुआ, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए और आम इस्तेमाल में आने के लिए इस बिजली को अगले 100 से 200 साल लग गए। उसके बाद जाके ये लोगों को जाके मुयस्सर हुई। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो थीं वो बढ़ना शुरू हुई और फिर सनअती इनकलाब आ गया। और उस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर एक गुलगुला मचा कि जब बरतानिया की कोयले की कानों में से पानी निकालने के लिए या लोहे की कानों में से पानी निकालने के लिए इंजन का इस्तेमाल किया गया। ये वो इंजन था, दुनिया का पहला इंजन था कि जो इस्तेमाल में आया। इसको समझा जाता है कि इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर मशीन जो है वो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। इसी के साथ आप देखें तो इंजन, स्टीम इंजन आ गए। स्टीम इंजन के साथ फिर रेलवे आ गई, रेलवे की पटड़ी आ गई। लेकिन इस इनकलाब के साथ सिर्फ यही नहीं था कि इंजन बन रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। मसलन लोहे को ट्रीट करने का तरीके तब्दील हो गए, वरना लोहा इस हालत में नहीं था कि वो इतनी भारी ट्रेन को उठा के जा सके। तो उसके लिए लोहे की ट्रीटमेंट के तरीक़ाकार ही बदल दिए गए। इसी तरह डाई करने के, केमिकल के अंदर, फिज़िक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो तब्दील होना शुरू हो गई। एक अहम बात जो मैं भूल गया कि वो 16वीं सदी के अंदर प्रेस भी ईजाद हो गई और प्रेस की ईजाद की वजह से किताबें लिखना, उनको छापना और उनको फैलाना आसान हो गया। तो ना सिर्फ एक हाथ साइंस जो थी उसके अंदर तरक्की हो रही थी, बल्कि उस साइंस की तरक्की को पूरी दुनिया में किताबों के ज़रिए फैलाया भी जा रहा था। हर जगह पे प्रेस लग गए तो इल्म जो है वो फैलना शुरू हो गया। अब सनअती इनकलाब के बाद वो तमाम मज़दूर जो थे, वो जो देहातों में काम करते थे, उनकी ज़रूरत शहर के कारखानों में पड़ी। अब शहर के कारखाने जो थे उनके अंदर मशीनें लगी हुई थी और उन मशीनों को बग़ैर इल्म के नहीं चलाया जा सकता था। उसके लिए इल्म की ज़रूरत पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, इदारे जो थे वो रिसर्च करते थे और रिसर्च से देखते थे कि नई नई दरियाफ्तें करते थे। और वही मुल्क आगे बढ़ रहे थे जिनके अंदर बाकायदा रिसर्च का और फिर उस रिसर्च को अपनी सनअती पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाता था। उन रिसर्च को अपनी सनअतों के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। नतीजा हम देखते हैं कि उस दौर के अंदर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और ऐसे बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो थे वो छाते चले गए। और बाकी ममालिक, अगर हम इसको देखें कि निशात सानिया के बाद या रेनेसेंस के बाद वो मुल्क जो सबसे आगे उनमें पुर्तगाल और स्पेन थे, लेकिन उन्होंने सनअती तरक्की की तरफ, तालीम और रिसर्च की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दी। जबकि आने वाली दूसरी कौमें जो थी, यूरोपीय कौमें, जिनमें बरतानवी, फ्रांसीसी और डच शामिल थे, इन्होंने
ان چیزوں پہ توجہ دی اور پھر وہ بہت بڑی طاقتیں بن گئی اور بعد ازاں جرمنی میں اس میں شامل ہو گیا، تو یورپ انڈسٹریلائز ہو گیا، ترقی کر گیا، اور پھر ساری دنیا کو انہوں نے اپنا غلام بنا دیا۔ براعظم شمالی امریکہ غلام، جنوبی امریکہ غلام، ایشیا غلام، یورپ کے اندر بھی ان کی یہی صورتحال تھی۔ تو پوری دنیا کے اندر اس صنعتی ترقی کی بنیاد کے اوپر یورپی قومیں حکمرانی کر رہی تھیں، اور پھر باقی قوموں نے سیکھا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں بھی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، صنعتوں کا قیام کرنا پڑے گا، اور اپنے روایتی طریقوں سے ہٹنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے روایتی طریقوں پر قائم رہے تو ان طاقتور صنعتی قوموں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے جب ٹائم ملا تو کس طرح اپنے صنعتی ترقی کے زور پہ امریکہ نے جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور زبردستی ان کے ملک کے اندر گھس گئے اور اپنے من پسند انہوں نے سمجھوتے کروایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ چین کی بھی یہی صورتحال تھی، تو ایشیائی ممالک جو تھے وہ گھٹنوں کے بل آ گئے، اور یورپی صنعتی ممالک جو تھے وہ اپنی صنعت، ریسرچ اور تعلیم کے بل بوتے پر پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے۔ اب ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو اس وقت تیسرا انڈسٹریل ریولوشن یا چوتھا انڈسٹریل ریولوشن چل رہا ہے، اور ایک نیا انڈسٹریل ریولوشن ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور اس کے لیے یہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے یہ ڈیٹا کا ریولوشن ہوگا۔ اس کے اندر ٹیکنالوجیز ہوں گی، روبوٹس ہوں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی۔ تو یہ سارے کے سارے فیلڈ جو ہیں اگر ہم نے ان میں کام نہ کیا، ان کو نہ اپنایا تو ہم رہ جائیں گے۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اس ملک کے لیے اور اس ریاست کے لیے وہ کارآمد شہری نہیں ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر، یہ جدیدیت کی دوڑ کے اندر پیچھے رہ جائے گا، اور ہماری عوام جو ہے وہ نہ صرف بھوکی اور مفلوق الحال ہو جائے گی۔ تو اب تعلیم کے بغیر گزارا نہیں، اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو ان دونوں ویڈیوز کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اب موجودہ دور کے اندر اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔